तो देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। ठीक है, इसी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसे क्रॉस से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए लिख रहे हैं हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू होगी बेटा मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा एन कैप, वेयर मॉड ए एंड मॉड बी आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर? एंड थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बट व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज अ यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर या यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, दिस इज व्हाट? यूनिट नॉर्मल वेक्टर और यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। सपोज यहाँ पर जैसे कि दो वेक्टर्स हैं, ये ए हो गया, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर यहाँ पर हमने बी बना लिया। ठीक है, ये दो वेक्टर्स हो गए बेटा, ए एंड बी। क्लियर? दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और ये हो गया इनका एंगल। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। अब एक परपेंडिकुलर वेक्टर जो कि दोनों पर परपेंडिकुलर है बेटा, ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर हम ड्रॉ करें। ठीक है, एंड दिस वेक्टर इज एन कैप, एंड दिस इज व्हाट? यूनिट नॉर्मल वेक्टर या यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर और यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। क्लियर बेटा? ये ए और बी पर परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर। क्लियर? अब देखिए, अगर हमें यहाँ पर एंगल निकालना हो साइन थीटा, तो यहाँ पर इसके लिए भी फॉर्मूला है साइन थीटा के लिए। साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी। ठीक है, वैसे तो अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको निकालना है तो आप कॉस थीटा भी लगा सकते हैं, जो कि हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। दोनों से वैल्यू आपकी सेम ही आएगी, चाहे आप साइन थीटा से निकालें थीटा की वैल्यू या फिर कॉस थीटा के फॉर्मूले से निकालें। ठीक है बेटा? इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है आपको, ए और बी गिवन है और एन कैप निकालना है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा बेटा, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। ठीक है बेटा? अगर हमें ए और बी गिवन है, ए और बी वेक्टर गिवन है, और हमें एन कैप फाइंड करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। इस फॉर्मूले से निकल आएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, अगर मान लीजिए टू वेक्टर्स पैरेलल है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, if two vectors a and b are parallel। ठीक है, अगर टू वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका एंगल कितना होगा बेटा? थीटा जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो जीरो होता है, इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। ठीक है ना? अगर टू वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है, हमने पहले कंडीशन पढ़ी है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी जीरो। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो और अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, और अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा बेटा। ठीक है ना? अब इसके बाद नेक्स्ट, अब यहीं पर एक केस और थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर इक्वल वेक्टर्स आ जाए, जैसे ए क्रॉस ए हम निकाल रहे हैं, तो ये भी जीरो होगा बेटा, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स में भी तो एंगल बेटा जीरो ही होगा ना, थीटा जीरो होगा, क्योंकि जब वेक्टर इक्वल हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? जीरो। और थीटा जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, तो यानी सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी बेटा
जीरो होता है। ठीक है, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, जीरो। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, अगर हम इसमें क्या करें, कम्यूटेटिव लॉ लगाएं, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। यानी अगर हम बी को आगे और ए को पीछे लिख दें तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आ रहा है आपका ए क्रॉस बी, कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज करने पर साइन चेंज हो जाता है। तो अगर ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए लिखोगे तो वहां पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी को अगर हम बी क्रॉस ए में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। ऐसा डॉट प्रोडक्ट में नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते। इक्वल होते हैं बट क्या होता है, माइनस का डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए अगर हम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं आई जे के का, तो देखिए आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, ठीक है, ये होगा जीरो। ठीक है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या होगा, जीरो। क्यों होगा? क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस ए जीरो होता है बेटा, यानी सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो यहाँ पर अगर हम सेम वेक्टर्स लेंगे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के करेंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। लेकिन अगर हम लिखें आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या आएगा बेटा, के आएगा। जे क्रॉस के लिखें, जे क्रॉस के क्या आएगा बेटा, आई आएगा। और के क्रॉस आई लिखें, के क्रॉस आई, तो उसकी वैल्यू आएगी बेटा जे। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम इसको आगे पीछे करके लिखें, यानी कि जे क्रॉस आई लिखें, तो जे क्रॉस आई की वैल्यू के नहीं होगी बेटा, फिर होगी माइनस के, साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको के क्रॉस जे लिखें, के क्रॉस जे लिख दें तो फिर इसकी वैल्यू माइनस आई हो जाएगी। और अगर यहां पर हम आई क्रॉस के लिख दें, आई क्रॉस के, तो फिर इसकी वैल्यू माइनस जे हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको लर्न कैसे करें कि कब माइनस है कब प्लस है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको साइक्लिक ऑर्डर में लर्न कर सकते हैं बेटा, साइक्लिक ऑर्डर में लर्न कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्किल है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लें आई कैप, ये हो गया आई कैप, ये पॉइंट हो गया आपका जे कैप, और ये हो गया के कैप। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आई का जे में कराना है, तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे में आगे क्या आता है, जे के, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, के, आई क्रॉस जे के। अब जे का के में कराएंगे तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा बेटा, आई, है ना, के आगे आई है, तो जे क्रॉस के आई। ठीक है, और के का आई में कराएंगे तो के क्रॉस आई जे, के क्रॉस आई जे। ठीक है, तो हमें एक साइकिल में चलना है, तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। जैसे आई जे के, आई के बाद जे फिर के, ठीक है, जे के बाद के फिर आई, फिर के बाद आई फिर जे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन है बेटा, मान लीजिए ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है, एंड बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, तो ए की वैल्यू ये गिवन है और बी की वैल्यू ये गिवन है बेटा। तो अब यहाँ पर अगर हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, डिटर्मिनेंट बनाएंगे सबसे पहले, डिटर्मिनेंट, और उसमें लिखेंगे हम लोग आई जे के, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, और आई जे के कोफिशिएंट लिख देंगे। कोफिशिएंट क्या है आई जे के, A1 A2 A3, और फिर बी में लिखेंगे तो B1 B2 B3। ठीक है, B1 B2 B3 आया समझ में। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए क्रॉस बी अगर निकालना है और ए और बी की वैल्यू गिवन है तो आप कैसे निकाल सकते हैं बेटा, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का यूज करके निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहली रो में आप लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो में वेक्टर ए के आई जे के कोफिशिएंट लिख देंगे A1 A2 A3, और थर्ड रो में आप वेक्टर बी के आई जे के कोफिशिएंट यानी B1 B2 B3 लिख देंगे। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 10.4,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए ध्यान से। यहाँ पर ए की वैल्यू गिवन है बेटा, ए की वैल्यू दी हुई है आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है। बी की वैल्यू गिवन है वेक्टर बी, दिस इज 3i माइनस 2j प्लस 2k, ये वेक्टर बी गिवन है। क्लियर। अब यहां पर हमें निकालना है मॉड ए क्रॉस बी। क्या निकालना है बेटा? मॉड ए क्रॉस बी। तो पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना होगा, तब हम मॉड ए क्रॉस बी निकाल पाएंगे। तो पहले ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालो। तो ए क्रॉस बी अभी मैंने बताया कैसे निकालना है, डिटर्मिनेंट का यूज करके। तो डिटर्मिनेंट बना लीजिए। ठीक है। डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में लिखेंगे हम आई कैप, जे कैप एंड के कैप। उसके बाद सेकंड रो में देखो, यहाँ पर ए में आई जे के कोफिशिएंट क्या है बेटा? आई का कोफिशिएंट 1, जे का -7 और के का 7। बी में देखो, आई का कोफिशिएंट 3, जे का -2 और के का 2। बस इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो बेटा। तो एक्सपेंड करेंगे, आई कैप वाली रो और कॉलम हाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस, 7 2 जा 14 माइनस 2 7 जा 14, तो ये भी माइनस करेगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का जे कैप आएगा बेटा, जे कैप वाली रो कॉलम हाइड करो, 2 1 जा 2 एंड 3 7 जा 21 प्लस फिर के कैप आएगा बेटा, के कैप वाली रो और कॉलम को हाइड करो, 2 1 जा 2 एंड 3 का 7 में, तो ये कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21, ये प्लस का 21 हो जाएगा बेटा। तो ये तो कैंसिल हो गए 14 से 14, तो 0i हो गया। ठीक है, ये हो गया बेटा 0i कैप। और इसके बाद यहाँ कितना बचा बेटा? -19, सो माइनस के 19 जे कैप। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पर कितना बचा? +19, तो +19 के कैप। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0 है। ठीक है, तो ये 0 का मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, तो ये 19 जे कैप और प्लस में 19 के कैप। अब अगर यहाँ पे 19 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ रहा है बेटा? जे कैप और प्लस के कैप। अब इसका मॉडुलस निकाल लो। तो ये हो गई ए क्रॉस बी की वैल्यू। अब इसका मॉड निकालना है, मॉड ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले 19 ऐसा ही रहेगा, कोई 19 कॉमन है, और अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट 0 है, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 1। तो ये कितनी आ गई वैल्यू? √2। यानी आंसर कितना हो गया बेटा? मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू 19√2 होगी। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब देखो ए क्या गिवन है, पहले तो ए गिवन है 3i प्लस 2j प्लस 2k एंड बी गिवन है बेटा, बी गिवन है i प्लस 2j -2k। ठीक है, ये ए गिवन है, ये बी गिवन है। अब हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना है पहले। तो ए प्लस बी निकालो जरा, इन दोनों को ऐड कर दो। 3i में i ऐड किया 4i, 2i में 2j ऐड किया बेटा, कितना हो गया? 2j में 2j ऐड किया बेटा 4j, और 2k से 2k कैंसिल हो गया। ठीक है, अब निकालो a माइनस बी। ए माइनस बी माइनस करो, 3i में से i माइनस हुआ 2i, और ये 2j से 2j कैंसिल, और ये 2k और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? प्लस का 4k। ठीक है, तो a प्लस बी आ गया, a माइनस बी आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस बी और a माइनस बी का यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर यानी कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप निकालना है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है ना आपको। ठीक है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल A लेट कर लिया हमने और इसको कैपिटल B लेट कर लिया बेटा। आया समझ में? तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर A क्रॉस B, कैपिटल और कैपिटल B लेट किया ना, तो A क्रॉस B अपॉन मॉड A क्रॉस B। तो बस पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो इन दोनों का। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है आपको? जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, A क्रॉस B इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट बनाओगे सबसे पहले। ठीक है, डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में लिखिए आई कैप, जे कैप एंड के कैप। फिर यहाँ पर देखो आई जे के कोफिशिएंट क्या है? 4 4 0, के का कोफिशिएंट नहीं है तो 0।
इसमें देखो, इसमें कितने हैं 2, जे का कोफिशिएंट नहीं है 0 और के का 4। ठीक है, इसके बाद आप इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, एक्सपेंड करके जो वैल्यू आए वो ए क्रॉस बी की वैल्यू होगी, वो यहाँ रख देंगे और फिर इसका मॉडुलस निकाल लेंगे और मॉडुलस जो आएगा वो यहाँ रख देंगे, तो एन कैप की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए कैप, वेक्टर ए या ए कैप भी बोल सकते हैं, मेक्स एंगल पाई बाई 3 विथ आई कैप। पाई बाई 3 का एंगल कहां से बना रहा है? आई कैप से, मतलब एक्स एक्सेस से पाई बाई 3 का एंगल। तो इसको हम अल्फा लेट कर सकते हैं बेटा। एक्स एक्सेस से जो एंगल बनता है वो अल्फा होता है। एंड पाई बाई 4 विथ जे कैप, पाई बाई 4 का एंगल कहां से? जे कैप से, तो इसको बीटा लेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप, के कैप से कितना? थीटा, तो इसको गामा लेट कर सकते हैं। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया डायरेक्शन कोसाइंस में कि अल्फा बीटा गामा आर एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अगर आई कैप क्या होता है? एक्स एक्सिस ही तो होता है ना आई कैप। तो आई कैप से एंगल कहे या एक्स एक्सिस से एंगल कहे, एक ही बात है। तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना है? पाई बाई 3, तो अल्फा पाई बाई 3। वाई एक्सिस से एंगल कितना है बेटा? पाई बाई 4, तो बीटा पाई बाई 4। और जेड एक्सिस से एंगल कितना है? थीटा, तो गामा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा, एक रिलेशन हमने बताया था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, इसको हमने प्रूव भी किया था। तो अल्फा की वैल्यू तो पाई बाई 3 है बेटा, बीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है, एंड गामा की वैल्यू थीटा है, जो कि हमें निकालनी है। कॉस पाई बाई 3, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है बेटा, 1/2 का स्क्वायर। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 का स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर थीटा आपको फाइंड आउट करना है। ये देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो वैल्यू, यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है बेटा? 4 एलसीएम आ रहा है, तो 4 एलसीएम ले लो यहाँ पर। ठीक है, कितना हो गया? 1 + 2, 2 जा 4, यहाँ 2 आ गया, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना आ रहा है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? ये 3/4, और इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप स्क्वायर हटा दोगे तो रूट आ जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? √3/2। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है बेटा? ये होती है साइन 60 की वैल्यू, 60 यानी पाई बाई 3। तो थीटा कितना आ गया बेटा? पाई बाई 3। तो लो थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 हो गई। ठीक है, यानी जेड एक्सेस से पाई बाई 3 का एंगल बन रहा है। अब वो कह रहा है कि इस वेक्टर को भी फाइंड करना है। तो देखो वेक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा, वेक्टर ए इज इक्वल टू, या ए कैप इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। अगर आपसे यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है जिसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे इसको? ए कैप इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। कॉस अल्फा कितना है? कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 आई कैप। बीटा कितना है? कॉस 45 पाई बाई 4 जे कैप। और गामा की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड करी है, ये थीटा जो निकाला था ये गामा है, तो ये पाई बाई 3 के कैप। ठीक है बेटा, तो कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है बेटा, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ये हमने वेक्टर फाइंड आउट कर लिया बेटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं हम लोग, शो डैट, क्वेश्चन नंबर 4। शो डैट, शो करना है बेटा, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2a क्रॉस b। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले एलएचएस लो। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है बेटा? a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करा उधर दोनों का, तो कैसे कराएंगे? a का a में क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, a का a में क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे,
ए का ए में क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस ए, ठीक है। उसके बाद ए का बी में क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे बेटा तो ए क्रॉस बी होगा। उसके बाद माइनस बी का ए में क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा बेटा। और माइनस बी का बी में क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो माइनस बी क्रॉस बी हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये देखिए ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा बेटा, ए क्रॉस बी ऐसा ही। अच्छा माइनस बी क्रॉस ए भी मैंने अभी लिखवाया था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है माइनस बी क्रॉस ए, ये भी लिखवाया था अभी, है ना। कि अगर आगे पीछे करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो जैसा कि ये माइनस का बी क्रॉस ए लिखा है तो इसको हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं प्लस का, ठीक है, साइन चेंज हो गया। और बी क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, जीरो, क्योंकि सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। अब देखिए टू टाइम्स आ रहा है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी दो बार है तो इसे लिख दो टू और ए क्रॉस बी, ये राइट हैंड साइड आ गई बेटा, ठीक है, राइट हैंड साइड है टू ए क्रॉस बी। क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये गिवन है 2i प्लस 6j प्लस 27k कैप क्रॉस i प्लस लैम्डा j एंड प्लस म्यू k कैप इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है। ये गिवन है हमें और यहाँ पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। तो देखो जैसा कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना के वैल्यू निकालनी होगी। तो पहले आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना लीजिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट में वैल्यू रखते हैं बेटा। तो देखो पहले लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। उसके बाद आई जे के कोफिशिएंट देखो यहाँ कितने हैं, 2, 6 एंड 27, यहाँ पर 1 लैम्डा एंड म्यू और इज इक्वल टू में 0, ठीक है बेटा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप वाली रो और कॉलम हाइड करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, लैम्डा का 27 में, फिर माइनस का जे कैप वाली रो और कॉलम हाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 म्यू और माइनस 27 का 1 में 27 प्लस के कैप वाली रो और कॉलम हाइड करो बेटा, ठीक है। तो ये देखो 2 लैम्डा माइनस 6 1 जा 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वल में जीरो लिखा हुआ है इस जीरो को आपको ऐसे लिखना है 0i प्लस 0j प्लस 0k, यानी वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। अब वैल्यू तो जीरो है तो इसको कैसे लिखेंगे, 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब दोनों साइड i j k के कोफिशिएंट को कंपेयर करा लेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो देखो अगर हम जे कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर कराएं तो यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 2 म्यू माइनस 27 और इस साइड जे कैप का कोफिशिएंट 0। तो 2 म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 27, तो म्यू इज इक्वल टू आ गया 27/2। आया समझ में, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 27/2। इसी तरीके से के कैप का कोफिशिएंट कितना है बेटा, यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस 6 और यहाँ पर के कैप का कोफिशिएंट 0। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 6, 2 3 जा 6, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। तो लैम्डा की वैल्यू 3 हो गई और म्यू की वैल्यू 27/2। ये इसका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। लैम्डा और म्यू हमें फाइंड आउट करने थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि अगर ए डॉट बी जीरो है और ए क्रॉस बी जीरो है, ठीक है, ए डॉट बी जीरो है और ए क्रॉस बी जीरो है, व्हाट कैन बी यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड बी। तो ए और बी के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेटा, सिंपल है। अगर ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों जीरो हैं तो केवल एक ही कंडीशन हो सकती है कि ए भी जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा, ठीक है। या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लीजिए ए डॉट बी जीरो होता, अगर इसके अलावा किसी केस पर हम डिस्कस करें, मान लीजिए ए डॉट बी जीरो है तो ए और बी परपेंडिकुलर भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तब फिर ए क्रॉस बी तो जीरो नहीं होगा, परपेंडिकुलर पे ए क्रॉस बी जीरो नहीं होता। बात समझ में आ रही है। और अगर ए क्रॉस बी जीरो ले रहे हैं तो ए और बी पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन उस केस में ए डॉट बी जीरो नहीं होता।
तो यानी अगर परपेंडिकुलर का केस लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट तो जीरो होगा लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, और अगर पैरेलल का केस लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो होगा लेकिन डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। तो फिर ना तो हम परपेंडिकुलर का केस ले सकते हैं ना हम पैरेलल का केस ले सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों जीरो करने हैं, और दोनों जीरो जब ही होंगे जब या तो ए जीरो हो या फिर बी जीरो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया बेटा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है लेट वेक्टर ए बी सी आपको गिवन है। ठीक है, वेक्टर ए गिवन है बेटा a1i प्लस a2j प्लस a3k, एंड वेक्टर बी गिवन है बेटा b1i प्लस b2j प्लस b3k, एंड वेक्टर सी गिवन है बेटा वेक्टर सी c1i प्लस c2j प्लस c3k। ठीक है, और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी यहाँ पर ज्यादा, क्योंकि हम जब लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो पहले हम बी और सी को प्लस करेंगे। ठीक है, बी और सी को प्लस करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। फिर जब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे तो पहले हम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, फिर ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे और जो वैल्यू आएगी उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड भी निकालनी होगी और राइट हैंड साइड भी निकालनी होगी, तब हम इसको इक्वल प्रूव कर पाएंगे। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, बाकी सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होमवर्क में नोट कर लीजिए, इसको करना है आप लोगों को। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। उसमें कहा गया है कि इफ आइदर ए जीरो और बी जीरो, अगर ए जीरो होगा या बी जीरो होगा देन ए क्रॉस बी जीरो है। डेफिनेटली बिल्कुल सही है कि अगर ए जीरो है या बी जीरो है तो ए क्रॉस बी जीरो होगा। अब वो पूछ रहा है कि इज कन्वर्स ट्रू, क्या कन्वर्स भी इसका ट्रू होगा, यानी उल्टा कर दें तो वो भी सही होगा? नहीं भाई, वो सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो ये इंप्लाई करता है कि ए और एंड बी में बी पैरेलल। ठीक है, तब ए और बी पैरेलल भी हो सकते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है? जरूरी नहीं है कि ए और बी जीरो ही हो। अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो ए और बी पैरेलल भी हो सकते हैं, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे आई क्रॉस आई जीरो होता है बेटा, जे क्रॉस जे जीरो होता है, के क्रॉस के जीरो होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर कोई भी वेक्टर जीरो तो नहीं है, ना तो आई जीरो है ना जे जीरो है ना के जीरो है, लेकिन इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर पैरेलल है या इनका जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ठीक है, इस वजह से इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए पहले फॉर्मूला देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are whose vertices are ABC। अगर किसी ट्राइंगल के वर्टेसेस ABC है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मॉड AB क्रॉस AC। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बेटा? हाफ मॉड AB क्रॉस AC, यानी AB और AC का क्रॉस प्रोडक्ट करा के इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी फॉर्मूला है बेटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये कितना होगा? इसमें हाफ नहीं आएगा बेटा, केवल आएगा मॉड ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, हाफ नहीं आएगा। अगर यहाँ पे वर्टेक्स गिवन है, पैरेललोग्राम में 4 वर्टेक्स होंगे ए बी सी डी, बट आपको दो ही की जरूरत है, ए बी और ए सी की जरूरत है, तो मॉड हाफ नहीं आएगा इसमें क्योंकि पैरेललोग्राम है। मॉड ए बी क्रॉस ए सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें ये ध्यान रखिए कि ए बी और ए सी क्या है? ए बी और ए सी आर टू एडजेसेंट साइड। ए बी
and AC are two adjacent side। ठीक है, एडजेसेंट साइड क्या होती है बेटा? इसका मतलब होता है जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, जैसे ए बी और ए सी ए से स्टार्ट हो रही है ना, तो जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो ऐसी साइड्स को एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एडजेसेंट साइड गिवन है तो आप फिर डायरेक्ट यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। अगर वर्टेक्स गिवन है तो आपको ए बी ए सी निकालना पड़ेगा, और वर्टेक्स गिवन नहीं है, आपको डायरेक्ट साइड गिवन है, तो आप डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आपको वर्टेक्स गिवन है, तो वर्टेक्स दिए हुए बेटा ए गिवन है 1 1 2, बी गिवन है बेटा 2 3 5 एंड सी गिवन है 1 5 5। तो सबसे पहले आपको ए बी और ए सी निकालना होगा। तो पहले आप इनको वेक्टर में चेंज कर लीजिए, ओ ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2 के। बी को चेंज करो बेटा, ओ बी इज इक्वल टू 2 आई प्लस 3 जे प्लस 5 के एंड ओ सी इज इक्वल टू आई प्लस 5 जे प्लस 5 के। ठीक है बेटा, अब आप निकालो ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 आई प्लस 3 जे प्लस 5 के। ओ ए की वैल्यू माइनस करो, -आई माइनस जे -2 के। तो कितना आ रहा है वैल्यू? 2 आई में से आई माइनस हुआ आई, 3 जे में से जे माइनस हुआ 2 जे, और 5 के में से 2 के माइनस हुआ तो 3 के। ठीक है, ये ए बी की वैल्यू आ गई। इसके बाद निकालो आप ए सी। तो ए सी क्या होगा बेटा? ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए। तो देन ओ सी की वैल्यू आई प्लस 5 जे प्लस 5 के माइनस ओ ए की वैल्यू रखो बेटा आई माइनस जे प्लस, ये भी माइनस का हो जाएगा, -2 के। तो देन आई से आई कैंसिल हो गया, 5 जे में से जे गया बेटा 4 जे, और 5 के में से 2 के माइनस हुआ तो ये बचा 3 के। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको, यानी कि ए बी क्रॉस ए सी निकालना है बेटा। तो अब ए बी क्रॉस ए सी फाइंड आउट करो। तो ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट बनाएंगे बेटा। ठीक है, डिटर्मिनेंट में लिखो आई जे के, आई कैप, जे कैप, के कैप, और आई जे के कोफिशिएंट लिख दो बेटा। कितने हैं? ये देखो यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट में कितने हैं? 1 2 3, और फिर सेकंड ए सी में आई का कोफिशिएंट 0 है बेटा, 4 3। ठीक है, 0 4 3। अब सॉल्व करो इसे। तो आई कैप वाली रो और कॉलम हाइड की बेटा, 3 2 6 और 4 3 12। फिर माइनस जे कैप वाली रो कॉलम हाइड करो, 3 1 3, 0 का 3 में 0, प्लस के कैप वाली रो कॉलम हाइड करो, 4 1 4, 0 का 2 में 0। तो फाइनली अगर 12 में 6 माइनस हुआ, -6 आई कैप, और ये माइनस का 3 जे कैप हो गया बेटा, और ये प्लस का 4 के कैप। अब आपको इनका मॉड निकालना है। तो मॉड ए बी क्रॉस ए सी, तो मॉड ए बी क्रॉस ए सी कितना होगा बेटा? अंडर रूट में आई का कोफिशिएंट -6 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है बेटा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो इन सबको ऐड कर दो बेटा। तो सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है? 36 9, ये हो गया 45, और 45 में 16 ऐड कर दिया तो ये हो गया आपका 61। तो एरिया क्या आ जाएगा बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज 1/2 मॉड ए बी क्रॉस ए सी। ये फॉर्मूला है मॉड ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है बेटा, तो 1/2 और मॉड ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा? √61 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया स्क्वायर यूनिट। क्लियर?